हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अपनी नेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा है, आई नो यू ऑल गाइस मस्ट बी नर्वस अबाउट द एग्ज़ाम एंड यू आर जस्ट होपलेस कि कैसे एग्ज़ाम होगा, कैसा जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि बस एग्ज़ाम हो जाए, जैसा भी जाएगा बस एग्ज़ाम हो जाए, जल्दी से डेट्स आ जाए एग्ज़ाम की एंड द एग्ज़ाम गेट्स डन। कुछ लोग ऐसे होंगे जो रियली सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे होंगे बट उनके लिए भी टाइम कम पड़ रहा होगा। सो फॉर दोज गाइज हु आर रियली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम सीरियसली, आई वुड विश यू ऑल द बेस्ट। आई विश ऑल ऑफ योर एग्ज़ाम्स गेट क्लियर्ड। आप लोगों की मेहनत अच्छे से सक्सेस पाए। ओके और जहाँ तक मुझसे हेल्प होगी मैं अपना पूरा आपको हेल्प करूँगी। आप मुझसे कहीं भी कमेंट्स में या फिर आप मुझे मेल करके आप मुझसे कोई भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए मटेरियल से रिलेटेड, यू कैन जस्ट कम टू मी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से जितने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो पाएंगे मैं उतने आपको अपनी वीडियोस के थ्रू करवा दूँगी। Okay, so let's start this video with some previous questions. So first question here is the tendency of biological system to resist change. Resist मतलब रोकना, change को रोकने की tendency and to maintain the state of equilibrium मतलब जहाँ पर normal कोई change का effect नहीं हो रहा है, equilibrium ना ज़्यादा ना कम, कुछ भी effect नहीं हो रहा है, तो उस tendency को बोला जाता है hemostasis, homeostasis. Okay, it is homeostasis. सो हमारी बॉडी मोस्टली होम्योस्टेसिस की कंडीशन में रहती है, जहाँ पे हमारी सेल्स और हमारी बॉडी की टिश्यूज़ वो टेम्परेचर बढ़े या घटे बट अपने आप को एक इक्विलिब्रियम में रखती हैं। ओके, सो दैट इज़ द फिनोमेना ऑफ होम्योस्टेसिस। नाउ बाकी के जो भी फिनोमेनास हैं मैंने आपको नीचे बता रखे हैं। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि वो एक लूप सिस्टम होता है वेयर द सिस्टम रिस्पॉन्स टू चेंज। सपोज कोई भी एक ए एक्शन हुआ है, उसका बी रिस्पॉन्स है, अब उस बी रिस्पॉन्स का दोबारा से एक सी रिस्पॉन्स होगा, सी रिस्पॉन्स का फिर से एक रिस्पॉन्स होगा जो ए तक जाएगा। तो वो एक लूप की तरह चेंज हो रहा है। जो भी उस चेंज का जो आंसर होगा या उसका जो रिजल्ट होगा, फिर उस रिजल्ट से आगे क्या रिजल्ट होगा, फिर आगे क्या रिजल्ट होगा, ऐसे ही करके एक लूप बढ़ता रहता है और जहाँ से स्टार्ट होता है वापस वहीं पर पहुँच जाता है। सो दैट इज़ अ फीडबैक मैकेनिज्म। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी विद विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। तो आपने इकोलॉजी में ट्रॉफिक लेवल्स पढ़े होंगे। ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो वो क्या होता है? इकोलॉजिकल एफिशिएंसी होता है कि किस एफिशिएंसी के साथ वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। कैरिंग कैपेसिटी क्या हुआ? कैरिंग कैपेसिटी किसी भी एनवायरनमेंट की कैपेसिटी होती है जिसमें वो एक मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज को बेयर कर सके या अपने अंदर रख सके, उस एनवायरनमेंट में रख सके किसी भी पॉपुलेशन साइज को, और वो पॉपुलेशन अच्छे से सर्वाइव कर पाए, उसको सारी रिक्वायरमेंट्स जो भी इस पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। तो वो जो भी मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज है पॉपुलेशन का, उसको बोला जाता है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इन डेफिनेशंस को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आते यू कैन कम बैक टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिपरेशन ऑफ हजार्ड जोनिंग मैप in case of landslide prone region involves comprehensive investigation of hazard zoning map। ऐसा होता है कि जहाँ पे कुछ कुछ एरियाज होते हैं जो कि हज़ार्ड प्रोन होते हैं, नेचुरल हज़ार्ड जैसे कि लैंडस्लाइड प्रोन होते हैं, तो उस एरिया की एक जोन मैप बनाया जाता है। तो उस जोन मैप में ये बताया जाता है कि उसके आसपास की रॉक्स कैसी हैं, रॉक्स का स्ट्रक्चर कैसा है, उधर की सॉइल कैसी है, ठीक है, और वहाँ पे कहीं टनल्स तो नहीं बने हुए हैं, वहाँ पे कोल माइनिंग तो नहीं हुई है, ये ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हुई है जिससे कि लैंडस्लाइड हो जाए, ठीक है, या उसका पहले कोई उसकी हिस्ट्री रही है लैंडस्लाइड से रिलेटेड। तो इस तरह से हज़ार्ड जोनिंग मैप क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या चाहेंगे? डिटेल्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड लिथोलॉजिकल सेटिंग्स, कि वहाँ की रॉक्स का स्ट्रक्चर क्या है। जियोमॉर्फिक फीचर्स रिलेटेड टू द इंस्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप्स, कि वहाँ पे स्लोप्स की इंस्टेबिलिटी तो नहीं है, कि कहीं पे कुछ जियोमॉर्फिक फीचर्स होंगे कि एकदम स्लैंटिंग स्लोप है या कुछ इस तरह से कोई ऐसा फीचर तो प्रेजेंट नहीं है, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या पहले वाटर का फ्लो होता था,
ठीक है, या फिर सीजमिसिटी तो नहीं है वहाँ पे, अर्थक्वेक्स तो नहीं आते, या फिर हिस्ट्री अगर उसकी देखेंगे तो क्या पहले वहाँ पे अर्थक्वेक्स आए हैं। तो ये सारे के सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं पता करनी जब हम एक हज़ार्ड जोनिंग मैप बना रहे होते हैं। ओके, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सक्सेशन द प्रोडक्ट टू बायोमास रेशियो, जिसको ग्रॉस प्रोडक्शन, जो भी ग्रॉस प्रोडक्शन क्या हुआ, किसी भी एनवायरनमेंट का जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, एंड द स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होगी, टोटल बायोमास ऑफ एन इकोसिस्टम एट अ गिवन टाइम, कि एक गिवन टाइम पे कि एक इकोसिस्टम जो है उसके अंदर कितना बायोमास है, वो उसकी स्टैंडिंग क्रॉप होगी, वो चेंज होता है। ठीक है, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सक्सेशन, जब सक्सेशन स्टार्ट होगी तब प्रोडक्शन टू बायोमास रेशियो चेंज होता है। तो वो कैसे चेंज होता है, जब शुरू होती है, डेवलपमेंटल स्टेज होती है, जिसको आप स्टैब्लिशमेंट या फिर एक्सेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, उस टाइम पे ये प्रोडक्शन टू बायोमास रेशियो हाई होगी एंड लो एट द मैच्योर स्टेजेस। जैसे जैसे मैच्योर स्टेज आ जाएंगी, स्पीशीज स्टेबलाइज हो जाएंगी। ठीक है, उस टाइम पर प्रोडक्शन टू बायोमास रेशियो जो होगी वो लो हो जाएगी। ठीक है, सो इट वुड बी हाई ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल और स्टार्टिंग स्टेजेस एंड इट वुड बी लो ड्यूरिंग द मैच्योर स्टेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू गोल्डिक the decreasing order of stability of following mineral of igneous rocks towards weathering is। तो एक गोल्डिक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी दिया था, एक सीरीज ऑफ स्टेबिलिटी दी थी, जिसके अकॉर्डिंग कुछ इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग की कैपेसिटी बताई गई है। तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन आता है, क्वार्ट्ज आता है, देन कम्स द मस्कोवाइट, देन कम्स द पोटैश फेल्सपार एंड देन कम्स द बायोटाइट। तो मैंने आपके लिए पूरी की पूरी सीरीज़ यहाँ पे आपके लिए दे दी है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके कुछ निमोनिक्स बना के इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे फास्टेस्ट वेदरिंग जिसकी हैलाइट, एक रॉक है हैलाइट, उसकी फास्टेस्ट वेदरिंग है, और लोवेस्ट में आते हैं अगर हम तो हेमेटाइट आयरन ऑक्साइड की है। ठीक है, लोवेस्ट वेदरिंग। और अगर लीस्ट स्टेबल है, अब जिसकी सबसे ज़्यादा तेज़ वेदरिंग हो रही है, तो मतलब उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, वो एकदम से बिखर जाएगा अगर वो रॉक, तो वो स्टेबल कैसे होगा। तो हैलाइट क्या है, लीस्ट स्टेबल है बट इट हैज़ द फास्टेस्ट वेदरिंग, या फिर ये भी बोल सकते हैं इट हैज़ फास्टेस्ट वेदरिंग, दैट इज़ वाई इट इज़ लीस्ट स्टेबल। और यहाँ पे हेमेटाइट जो है, जिसे आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं, वो मोस्ट स्टेबल है क्योंकि उसकी वेदरिंग सबसे ज़्यादा स्लो है। तो ये पूरा का पूरा ऑर्डर है। तो हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो ये दिया हुआ था, क्वार्ट्ज, देन मस्कोवाइट, देन कम्स द पोटैश फेल्सपार एंड देन कम्स द बायोटाइट। सो ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये पूरी की पूरी सीरीज़ आप लोग याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इस पर बेस्ड काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं। सो आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू राइट इट डाउन इन योर कॉपी एंड मेक सम निमोनिक्स आउट ऑफ इट एंड देन लर्न इट। ओके, next question is, for the aerosol particle having size less than 1 micrometer, the terminal settling velocity of an aerosol particle varies with its diameter। तो जो टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी है किसी भी एरोजोल पार्टिकल की, एरोजोल क्या होता है, एरोजोल वो होती है एक ऐसा सस्पेंशन होता है जिसमें लिक्विड या सॉलिड के पार्टिकल्स मिक्स्ड होते हैं एयर के साथ। ठीक है, लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर make an aerosol। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या होगा, एरोजोल की जो टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी है, जिसको VT से रिप्रेजेंट किया गया है, उसका क्या रिलेशन है डायमीटर के साथ। जो एक एरोजोल पार्टिकल का डायमीटर है जिसका साइज लेस देन 1 माइक्रोमीटर है, तो उसका रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा, जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी इट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर। ओके, जो भी एरोजोल पार्टिकल का डायमीटर है उसके स्क्वायर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिच ब्लेंड इज एन ओर ऑफ। ठीक है, पिच ब्लेंड का बताना है हमें किसकी ओर है। सो पिच ब्लेंड इज एन ओर ऑफ यूरेनियम। बाकी मैंने आपको ये तीनों एलिमेंट की ओर्स यहाँ पे बता रखी हैं। निकल हैज़ पेंटलैंडाइट, क्रोमियम हैज़ मिनरल क्रोमाइट, मोलिब्डेनम हैज़ मोलिब्डेनाइट और वल्फेनाइट जो कि लेड मोलिब्डेट, लेड की ओर के साथ प्रेजेंट होता है। पोवेलाइट जो कि कैल्शियम मोलिब्डेट भी कहा जाता है, जिसको कैल्शियम मोलिब्डेट भी कहा जाता है, और वो कैल्शियम की ओर में प्रेजेंट होता है। और यूरेनियम की पिच ब्लेंड है। तो ओर्स के पर्सपेक्टिव में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप जितने से जितने चाहते हैं रॉक्स की
ओर्स याद कर सकते हैं। जितने से ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स की आप और याद कर सकते हैं उतना आपके लिए बेटर है। बट कुछ मेजर एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि यूरेनियम हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको लेड की भी पूछी जा सकती है या आयरन की पूछी जा सकती है। कुछ मेजर ओर्स होती हैं तो उनको आपको बहुत ध्यान से याद रखना होगा। मेरे से हो पाया तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको जो क्वेश्चंस मोस्टली पूछे गए हैं जिन ओर्स से और जो मुझे लगेगा कि वो इम्पॉर्टेंट है, तो आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑफ दोज ओर्स टू। ओके, पर अभी मैं पहले आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करूंगी। उसके बाद अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है एग्जाम से पहले, सो आई विल बी श्योरली मेकिंग अ वीडियो आउट ऑफ इट। नाउ कॉपर इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द जियोकेमिकल एफिनिटी एज। तो कुछ जियोकेमिकल एफिनिटी के बेसिस पर कि कोई भी एलिमेंट है या कोई भी जो आपका पीरियडिक टेबल में से आपका कोई भी मेटल उठा लिया, तो उसको हमें बताना है कि क्या वो अर्थ की कोर में मिल सकता है या अर्थ की कोर के ऊपर रहेगा, या दोनों चीज़ें कर सकता है, या फिर एटमॉस्फेयर में रहेगा, ठीक है, या फिर अर्थ के सरफेस पे रहेगा। तो इस तरह से कुछ डिवीजन की गई है मेटल्स की या एलिमेंट्स की। तो वो होते हैं सिड्रोफाइल एलिमेंट्स, कैल्कोफाइल एलिमेंट्स, लिथोफाइल एलिमेंट्स एंड एटमोफाइल एलिमेंट्स। तो जो कॉपर है हमारा, इट इज़ अ कैल्कोफाइल एलिमेंट। ओके, कॉपर इज़ अ कैल्कोफाइल एलिमेंट। यहाँ पे मैंने आपको सारे एलिमेंट्स का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो हम देखते हैं सिड्रोफाइल जो होते हैं वो आयरन लविंग होते हैं या आयरन लविंग होते हैं, मोस्टली ट्रांजिशन मेटल्स दैट टेंड टू डिजोल्व इन आयरन। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये डिजोल्व हो जाते हैं आयरन में। सिंक इनटू द अर्थ कोर, ये क्या करेंगे, अब आयरन के साथ डिजोल्व हो जाएंगे तो दे विल सिंक इन द अर्थ कोर, क्योंकि आयरन क्या होता है, मॉडर्न स्टेट में फाउंड होता है अर्थ कोर में, तो वो अर्थ कोर में पहुंच जाएंगे आयरन के साथ जब आयरन मॉल्टन स्टेट में आएगा। ठीक है, तो इनमें कौन कौन आता है, गोल्ड आता है, प्लैटिनम और रोडियम, जो बहुत ही प्रेशियस मेटल्स हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर, सिड्रोफाइल एलिमेंट्स के अंदर। देन कम्स द कैल्कोफाइल एलिमेंट्स जो कि कैल्कोजन लविंग होते हैं। कैल्कोजन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन लविंग हो गए या ऑक्सीजन या सल्फर के साथ रिएक्ट करने वाले कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, कैल्कोजन आर बेसिकली द एलिमेंट्स विच आर oxygen and sulfur and many more. Okay, so you can just search about them, chalcogen, what is a chalcogen. Okay, so these chalcophile elements they tend to bind with sulfur and oxygen. ठीक है, and they do not sink in the अर्थ कोर। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कौन से एलिमेंट्स सिंक करते हैं अर्थ कोर में, कौन से एलिमेंट्स सिंक नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज राइट डाउन these points in your copy, these are very important. ओके, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कैल्कोफाइल एलिमेंट का एग्जाम्पल है सिल्वर या फिर आर्सेनिक या फिर मरकरी। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर भी आता है। कॉपर इज़ अ पार्ट ऑफ लिथोफाइल ऑल्सो, क्योंकि इसमें जो लिथोफाइल होते हैं वो रॉक लविंग होते हैं। एलिमेंट्स दैट रिमेन टू द क्रस्ट ऑफ द अर्थ एंड फॉर्म्स कंपाउंड विद ऑक्सीजन। ओके, जो कि ऑक्सीजन के साथ भी वो कंपाउंड बनाने, तो कॉपर क्या करेगा, यहाँ पे कैल्कोफाइल में भी इस प्रॉपर्टी से आ सकता है, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना रहा है, और वो लिथोफाइल के अंदर भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी जो एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स बनाते हैं वो लिथोफाइल में आते हैं। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ एस एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, आपने पीरियडिक टेबल में पढ़े होंगे एस पी एफ ब्लॉक। ठीक है, अब लिथोफाइल क्या है, दे अगेन डू नॉट सिंक इनटू द अर्थ कोर। अब एटमोफाइल क्या होते हैं, वो वॉलेटाइल एलिमेंट्स होते हैं, उनमें मोस्टली हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन गैसेस आती हैं या फिर नोबल गैसेस आती हैं। और ये जो एटमोफाइल एलिमेंट्स हैं दे अकर ऑन और अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ की कोर में जाने का इनका कोई मतलब नहीं है। सो अर्थ की कोर में सिर्फ सिड्रोफाइल एलिमेंट्स जाएंगे। सिड्रोफाइल एलिमेंट्स आर आयरन लविंग, कैल्कोफाइल आर कैल्कोजन लविंग, लिथोफाइल आर रॉक लविंग एंड एटमोफाइल आर यू कैन से एटमॉस्फेयर लविंग. Okay, so this is all about the classification of different elements. Now, human activities add 7 to 9 gigatons of carbon dioxide per annum into the atmosphere. Major contributor to this carbon dioxide is burning of fossil fuels, clearing of forests for agriculture, fermentation industries or cement industries. So the answer here is burning of fossil fuels. सबसे ज़्यादा जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होती है वो ऑटोमोबाइल्स के थ्रू होती है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रही है. ठीक है, तो वहाँ से जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से आ रहा है. अकॉर्डिंग टू WHO, मैक्सिमम परमिसिबल लेवल ऑफ क्लोराइड्स इन ड्रिंकिंग वाटर इज 600
mg/L. ओके, 600 mg/L इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है. Wilting coefficient of a loam or a soil represents the minimum water content of the soil at which plant can no longer obtain water. या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि द मिनिमम वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल एट विच द प्लांट स्टार्ट्स टू विल्ट. ठीक है, उनके लीव्स क्या होते हैं, वो विल्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं, वो सूखना स्टार्ट हो जाते हैं. तो दैट इज द विल्टिंग कोएफिशिएंट ऑफ अ सॉइल. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये वर्ड से ही पता चल रहा है कि सॉइल के अंदर कितनी वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी है, कि सॉइल कितना वाटर होल्ड कर सकती है. उसके बाद कैपिलरी वाटर क्या होता है. कैपिलरी वाटर इज बेसिकली द वाटर दैट रिमेन्स इन द सॉइल आफ्टर ग्रेविटेशनल वाटर इज ड्रेन्ड ऑफ. सारा ग्रेविटेशनल वाटर जो ड्रेन ऑफ हो गया है और जो सॉइल के अंदर कैपिलरीज बनी हुई हैं उसके अंदर जो वाटर है वो कैपिलरी वाटर कहलाया जाएगा. ठीक है. उसके बाद फील्ड कैपेसिटी के अंदर क्या होता है. फील्ड कैपेसिटी जो होता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉइल वाटर कंटेंट विच इज़ हेल्ड इन द सॉइल आफ्टर एक्सेस ऑफ वाटर हैज़ ड्रेन्ड ऑफ. ठीक है, हमने क्या किया, सॉइल ली, सॉइल में पहले पानी में थी सॉइल, हमने एक्सेस वाटर को ड्रेन ऑफ कर दिया, उसके बाद जो वाटर बचा है सॉइल के पास दैट इज़ द फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. ओके, so that is all for this video. I hope you understood the concepts. If you have any doubt then please feel free to comment me in the comment box, or you can also mail me on my email ID. I will be mentioning it in my description box. And please subscribe to my channel and share this video with your friends. Thank you very much for watching.